हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी का गद्य साहित्य के अंतर्गत हम हिंदी उपन्यासों पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें कि हमने प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी उपन्यासों पर चर्चा शुरू कर दिया है। इसमें पृष्ठभूमि के साथ साथ हमने सामाजिक आधार पर लिखे गए उपन्यासों पर बातचीत कर लिया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकारों के ऊपर, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रमुख उपन्यास रहे हैं, और उनके प्रकाशन वर्ष को भी देखेंगे। तो बात करें प्रेमचंद पूर्व युग हिंदी उपन्यासों में, तो अच्छे ऐतिहासिक उपन्यासों का अभाव रहा है। इसमें प्रमुख रूप से जिन उपन्यासकारों का नाम आता है उसमें है किशोरीलाल गोस्वामी, गंगा प्रसाद गुप्त, जयराम दास गुप्त, मथुरा प्रसाद शर्मा, बलदेव प्रसाद मिश्र, बाबू ब्रजनंदन सहाय और मिश्र बंधुओं का नाम उल्लेखनीय रूप से लिया जा सकता है। इन्होंने इस दिशा में यथासाध्य महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिन भी उपन्यासकारों का मैंने नाम लिया है उसमें किशोरीलाल गोस्वामी से आप पहले ही परिचित होंगे। दूसरे उपन्यासकार हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय, और तीसरे उपन्यासकार हैं मिश्र बंधु, जो कि मिश्र बंधुओं का नाम आपने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के संदर्भ में भी पढ़ लिया होगा। मिश्र बंधु विनोद नाम से इन्होंने काफ़ी चर्चित इतिहास ग्रंथ लिखा है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट भी है। लेकिन यहाँ पर मिश्र बंधुओं का जो रोल आपको दिखाई पड़ रहा है वो ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में है। तो सीधे हम बातचीत करते हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं और उनकी विषय वस्तु क्या रही है। आमतौर पर जब किशोरीलाल गोस्वामी की बात हम करते हैं तो इनके जो उपन्यासों का शीर्षक रहता है वो काफ़ी लंबा रहता है, और उसमें दो शीर्षक जुड़े रहते हैं, मानो एक दूसरे के अनुवाद टाइप के हैं। किशोरीलाल गोस्वामी इस युग के अच्छे ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जा सकते हैं। इनके उपन्यासों की चर्चा करें तो तारा व छात्रकुल कमलिनी, जिसका प्रकाशन सन 1902 ईस्वी में हुआ था। जैसा कि मैंने बताया कि किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों को आप पढ़ेंगे, उसके शीर्षक को पढ़ेंगे तो दो शीर्षक इसमें मिले रहते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि तारा किसका उपन्यास है, तो किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है, या फिर इसका दूसरा नाम है छात्रकुल कमलिनी। इसी तरीके से आगे जो उपन्यास हैं उनके नाम है कनक कुसुम व मस्तानी, जिसका प्रकाशन सन 1903 ईस्वी में हुआ। सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, जिसका प्रकाशन सन 1904 ईस्वी में। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, जिसका प्रकाशन 1904 ईस्वी में हुआ। लौंगलता व आदर्श बाला, इसका भी प्रकाशन 1904 ईस्वी में हुआ। मल्लिका देवी व बंग सरोजनी, जिसका प्रकाशन 1905 ईस्वी में हुआ। सोना और सुगंध व पन्नाबाई, जिसका प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ। गुलबहार व आदर्श मात्र स्नेह, जिसका प्रकाशन सन 1916 ईस्वी में हुआ। और लखनऊ की कब्र या शाही महल सरा 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये सभी उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए। आप देखेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बार हम बातचीत कर लेते हैं। ज़्यादातर पूछा जाता है तारा, सुल्ताना रजिया बेगम कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आदर्श बाला परीक्षा में आ चुका है, गुलबहार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उपन्यास है, परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो लगभग आप देख रहे हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास इनके सन 1904 ईस्वी से 1903 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक इन्होंने लगातार किसी न किसी वर्ष एक उपन्यास लिख दिया। इसका मतलब इनके लिखने का जो औसत रहा है काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, अब विषय वस्तु पर बातचीत कर लेते हैं। जो तारा उपन्यास है यह इसमें जोधपुर के महाराज गज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह की पुत्री तारा की कहानी वर्णित है। तो यहाँ पर आप इस उपन्यास की विषय वस्तु से परिचित हो जाइए कि जोधपुर को विषय बनाया गया है, जो कि राजस्थान में है। वहाँ के महाराज गज सिंह के बड़े पुत्र अमर सिंह की पुत्री थी तारा। तो इस उपन्यास की नायिका तारा है। तारा का ब्याह उदयपुर के युवराज राज सिंह के साथ निश्चित हो चुका था। बादशाह शाहजहाँ का खजांची सलाबत खां उसमें बाधक था। अमर सिंह ने भरे दरबार में सलाबत खां को कटार भोंककर मार डाला था। तो ये पृष्ठभूमि आप देख रहे हैं पूरे इतिहास पर आधारित है। तारा का विवाह उदयपुर की जिसको कि झीलों का शहर भी कहा जाता है, वहाँ के युवराज राज सिंह के साथ इसका विवाह हुआ था। और यहाँ पर कहानी बताई गई कि शाहजहाँ का खजांची जिसकी हत्या अमर सिंह ने कटार भोंककर कर दिया था। किशोरीलाल गोस्वामी के इस उपन्यास की बड़ी प्रशंसा हुई थी। उन्होंने इसके लिखने में कर्नल टाड कृत राजस्थान, फ्रेंच यात्री बर्नियर के यात्रा विवरण तथा सिंगन म्यानेसी की लिखित विवरण से पर्याप्त सहायता ली है। यानी कि जो तारा उपन्यास है इसको लिखने के लिए
किशोरीलाल गोस्वामी ने कर्नल टाड, फ्रेंच यात्री बर्नियर और सिंगमन म्यानिसी के विवरणों का पर्याप्त रूप से सहयोग लिया है। हो सकता है कि परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है कि किन किन विद्वानों के यात्रा विवरणों या फिर जो भी उनका फैक्चुअल कंटेंट रहा है उसके आधार पर किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास लिखा है। वैसे तारा कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, उसके विषय वस्तु से आप परिचित भी हो गए होंगे। आगे बात करते हैं कि इतिहास के तथ्य को कल्पना के रंग में रंग कर वांछित वातावरण प्रस्तुत करने में वे पूर्णतः कुशल थे। यानी कि किशोरीलाल गोस्वामी इसके लिए ख्यात थे कि इतिहास के साथ साथ कल्पना को कैसे समावेश करके उपन्यास लिखा जाए। इस उपन्यास में उन्होंने इतिहास के माध्यम से आर्यों के यथार्थ गौरव का गुणगान किया है। यानी कि तारा उपन्यास में और तारा के जीवन का तो वर्णन उन्होंने किया ही, इसके साथ ही आर्यों के यथार्थ का गौरवपूर्ण वर्णन किया गया है। अगले उपन्यास के बारे में बात करें जिसका नाम है कनक कुसुम व मस्तानी। इसमें निजाम की भोग्या, एक हसीन औरत की पुत्री मस्तानी और पेशवा बाजीराव के प्रणय की रोमांसपूर्ण कहानी वर्णित है। बाजीराव मस्तानी करके एक फिल्म भी आई थी, आप सभी ने देखा भी होगा। ये कुछ उसी पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। हालांकि ये उपन्यास पहले लिखा गया है और फिल्म बाद में आई है, बाजीराव मस्तानी। तो कहीं न कहीं किशोरीलाल गोस्वामी ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बनाया है। कनक कुसुम व मस्तानी, हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि मस्तानी किसका उपन्यास है, तो किशोरीलाल गोस्वामी। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि मस्तानी और पेशवा बाजीराव के प्रेम की रोमांसपूर्ण कहानी इसमें वर्णित की गई है। अगले उपन्यास के बारे में बात करें तो उसका नाम है सुल्ताना रजिया बेगम। रजिया बेगम जो कि पहली मुस्लिम शासिका जाने जाते हैं, इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा, और उसी को आधार बनाकर किशोरीलाल गोस्वामी ने एक उपन्यास ही लिख दिया जिसका कि दूसरा नाम है रंग महल। हो सकता है कि किसी परीक्षा में रंग महल में हलाहल या सुल्ताना रजिया बेगम पूछ लिया जाए, दोनों एक ही उपन्यास का नाम है। इस उपन्यास में सुल्ताना रजिया और उसके अस्तबल के दारोगा याकूत की प्रेम कथा और उसका दुर्भाग्यपूर्ण अंत वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्के की बात यह है कि सुल्ताना रजिया बेगम और उसके अस्तबल के जो दारोगा हैं याकूत, हफ्सी याकूत की प्रेम कथा यहाँ पर वर्णित की गई है। अंत में याकूत की हत्या हो जाती है और दुर्भाग्यपूर्ण अंत यहाँ पर किया गया है। अगले उपन्यास के बारे में बातचीत करें तो उसका नाम है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। इसमें रंगपुर जो कि बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता है, वहाँ के कुमार नरेंद्र सिंह और कृष्णानगर की राजकन्या कुसुम कुमारी के साहस, धैर्य और प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है। हृदय हारिणी या आदर्श रमणी, यहाँ पर शीर्षक में ही थोड़ा सा संकेत कर दिया गया है कि इसकी विषय वस्तु क्या होगी। विषय वस्तु ये है कि रंगपुर जो कि बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता है, वहाँ के कुमार हैं नरेंद्र सिंह और कृष्णानगर की राजकुमारी हैं कुसुम कुमारी, जिनके साहस, धैर्य और प्रेम की कथा इस उपन्यास में वर्णित की गई है। इस कथा के माध्यम से लेखक ने नवाब सिराजुद्दौला कालीन अव्यवस्थित और शुभ बंगाल का चित्र भी उपस्थित किया है। इसके बाद हम अगले उपन्यास पर बातचीत करते हैं जिसका नाम है लवंगलता व आदर्श वाला। लवंगलता एक मिठाई का भी नाम है, आपने सुना भी होगा, लेकिन मिठाई से ज़्यादा हमें प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से किशोरीलाल गोस्वामी का जो उपन्यास है जिसका नाम है लवंगलता, उसको ध्यान में रखना है। इसमें रंगपुर के कुमार नरेंद्र सिंह की बहन लवंगलता को अत्याचारी नवाब सिराजुद्दौला पकड़वा कर हीरा झील नामक महल में कैद कर लेता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके पहले जो आदर्श रमणी नाम का उपन्यास था उसकी भी पृष्ठभूमि रंगपुर पर आधारित थी, और लवंगलता नाम का जो उपन्यास है उसकी भी पृष्ठभूमि रंगपुर पर आधारित है। तो बदलते हुए पैटर्न में पूछा जा सकता है कि किशोरीलाल गोस्वामी ने किन दो उपन्यासों में रंगपुर को मुख्य रूप से केंद्रित किया है। तो ध्यान में रखिए, लवंगलता है और दूसरा जो उपन्यास है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। तो इस तरीके से अगर सीरियसली इस वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी तैयारी अच्छी चलेगी। तो इसमें क्या बताया गया है लवंगलता में कि लवंगलता जो है कुमार नरेंद्र सिंह की बहन है। ये एक नायिका का नाम है लवंगलता। इसको अत्याचारी नवाब सिराजुद्दौला पकड़वा कर हीरा झील में, इस झील का भी नाम आप ध्यान में रखिए, हीरा झील नामक महल में कैद कर लेता है। लवंगलता का प्रेमी मदन मोहन। आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद पूर्व जो हिंदी उपन्यास लिखे गए हैं उसमें मदन मोहन नाम का जो कैरेक्टर है लगभग उपन्यासों में पाया जा रहा है, चाहे वो परीक्षा गुरु का हो, चाहे लवंगलता का हो,
या फिर एक दो उपन्यासों में और इसका जिक्र किया गया है। लौंगलता का प्रेमी कौन है? मदन मोहन। उसका उद्धार करता है यानी कि उसको बचाता है। इसी बीच प्लासी का युद्ध छिड़ता है और सिराजुद्दौला मारा जाता है। तो आप देख रहे हैं एक तरफ इतिहास की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ इसमें कल्पना का भी समावेश किया गया है, जिसके बारे में हमने ऊपर ही बताया कि किशोरीलाल गोस्वामी ने इतिहास और कल्पना दोनों का समावेश करते हैं। इस उपन्यास को हृदय हारिणी का उपन्यास उपसंहार भाग कहा गया है। यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि किस उपन्यास को हृदय हारिणी या आदर्श रमणी का उपसंहार भाग कहा गया है। तो सही जवाब होगा लौंगलता या फिर आदर्श बाला। तो ये आप फैक्चुअल पॉइंट्स को ध्यान में रखें। अगले उपन्यास के बारे में बातचीत करें तो मल्लिका देवी व बंग सरोजिनी। तो लगातार आप देख रहे हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी की नज़र बंगला प्रदेश पर ही है, माने कि बंगाल के एरिया में ही है। मल्लिका देवी व बंग सरोजिनी में गयासुद्दीन बलवन के बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान के अत्याचारों की कहानी वर्णित है। यानी कि इतिहास और कल्पना दोनों समानांतर रूप से उपन्यासों में यूज की जा रही थी। इसमें लेखक ने कल्पना से अधिक काम लिया है। जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि मल्लिका देवी व बंग सरोजिनी में ऐतिहासिकता कम है और कल्पना की प्रधानता अधिक है। अगले उपन्यास के बारे में बातचीत करें तो उसका नाम है सोना और सुगंध व पन्नाबाई। इसमें अकबर के खास जौहरी हीराचंद की पुत्री पन्ना और उसके प्रेमी मानिक की कहानी कही गई है। यानी कि ये अकबरकालीन एक उपन्यास पृष्ठभूमि पर उपन्यास लिखा गया है और अकबर के खास जौहरी हीराचंद की पुत्री पन्ना और उसके प्रेमी मानिक की कहानी कही गई है। इस उपन्यास को ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता, इसमें नायक नायिका इतिहास में प्रसिद्ध नहीं है। यानी कि पन्ना और मानिक कल्पना पर आधारित पात्र हैं, काल्पनिक पात्र हैं। अगले उपन्यास के बारे में बातचीत करें तो उसका नाम है गुलबहार, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका दूसरा नाम है आदर्श मातृस्नेह। इसमें बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम की पुत्री गुल और पुत्र बहार की करुण कथा कही गई है। यानी कि जो उपन्यास का नामकरण किया गया है उसमें दो पात्रों को जोड़ दिया गया है। मीर कासिम की पुत्री गुल है और उसका पुत्र बहार, दोनों को मिलाकर गुलबहार। आदर्श मातृस्नेह इसका दूसरा नाम है। इसमें इन दोनों पात्रों के आधार पर करुण कथा कही गई है। आपने देखा कि किशोरीलाल गोस्वामी ने लगातार 3 उपन्यासों की पृष्ठभूमि में बंगाल को रखा है। हो सकता है कि परीक्षा में बदलते हुए पैटर्न में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी का कौन सा उपन्यास बंगाल की पृष्ठभूमि पर नहीं है। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी ने तो लगभग 65 के आसपास में उपन्यास लिखा है, बहुत ज़्यादा उन्होंने उपन्यास लिखा है, तो पर्याप्त संभावनाएं बन रही। लेखक को इस उपन्यास की प्रेरणा मुंगेर स्थित गुल और बहार की कब्र, क्लाइव की डायरी तथा जनश्रुतियों से प्राप्त होती है। यानी कि किशोरीलाल गोस्वामी ने ये जो गुलबहार नामक उपन्यास लिखा, इसकी प्रेरणा उनको मुंगेर यानी कि जो बिहार में स्थित एक जिला है वहाँ पर गुल और बहार की कब्र बनाई गई है और इसका जिक्र पाया जाता है क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव के डायरी में, और जनश्रुतियों के आधार पर वहाँ के आम जनजीवन में भी इसकी कथा व्याप्त है। तो एक तरीके से इसमें इतिहास भी है और कल्पना दोनों का समावेश किया गया है। क्लाइव ने नवाब मीर कासिम के पुत्र बहार और पुत्री गुल को निर्दयतापूर्वक मरवा डाला था। इसके बाद ही उसे इंग्लैंड से अपने पुत्र और पुत्री की मृत्यु की सूचना मिली थी। लेखक ने इस करुण कहानी के माध्यम से काल की महिमा का प्रतिपादन किया है। तो आपने देखा कि मीर कासिम के पुत्र और पुत्री दोनों की हत्या किया था लॉर्ड क्लाइव ने, और इसकी सूचना जब वो इंग्लैंड पहुंचा तब दिया। भारत में रहा तब तक इसका उसने खुलासा नहीं किया, और इन दोनों की कब्र है मुंगेर जिले में। तो इस तरीके से आप जब ऑब्जेक्टिव किताबों को पढ़ते हैं तो उसको रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप स्टोरी के थ्रू उपन्यासों, उपन्यासकारों, प्रकाशन वर्ष और उसकी विषय वस्तु को भली भांति समझ रहे होंगे। मैं यही उम्मीद करूंगा, कमेंट्स कर जरूर बताएंगे कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लग रहा है। अगले उपन्यास के बारे में बातचीत करें जिसका नाम है लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा। इसमें लखनऊ के नवाबी महल के वैभव विलास की विस्तृत कथा चित्रित की गई है। यह कृति बादशाह के गुप्त चरित्र नामक किसी अंग्रेजी पुस्तक के आधार पर लिखी गई है। लेखक की दृष्टि में नवाबी महल का विलास ही लखनऊ के नवाबों के लिए कब्र बन गया था। आप जानते हैं कि लखनऊ की तहजीब और वहाँ के नवाब पूरे भारतीय इतिहास में फेमस रहे हैं, और अंत में लेखक की दृष्टि में नवाबी महल का विलास ही लखनऊ के नवाबों के लिए कब्र बन गया, उनके मौत का कारण बना। इसीलिए उपन्यास का नाम लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा सार्थक है। इस कृति में आद्योपांत उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी कि
इसमें ज़्यादातर उर्दू प्रधान शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके लिए हो सकता है कि आपको उर्दू भाषा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप शब्दों के अर्थों को लेकर कन्फ्यूजन में न हो। वातावरण नवाबी काल की मुस्लिम संस्कृति के अनुकूल चित्रित किया गया है। लेखक ने इतिहास समर्थित घटनाओं के उल्लेख के साथ ही अनेक ऐसे रहस्यमय प्रसंगों की कल्पना की है जिनका इतिहास से कोई संबंध नहीं है। लेखक का उद्देश्य भाग्य की महत्ता दिखाना है। संसार का समस्त क्रियाचक्र ईश्वरीय इच्छा का परिणाम है। तो एक तरीके से किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने सामाजिक उपन्यास के अलावा ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में काफ़ी अहम रोल निभाया है और उनके उपन्यासों से आपने भली भांति परिचित हो गए, उसके विषय वस्तु से भी परिचित हो गए। उम्मीद है कि किशोरीलाल गोस्वामी से संबंधित अगर किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास लहरी नाम से एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। पिछली बार हम जब प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे तो उसमें ये प्रश्न आया हुआ था, ध्यान में रखिए। उपन्यास में इतना मशगूल हो गए थे कि उन्होंने उपन्यास लहरी नाम से ही पत्रिका निकालना शुरू कर दिया। किशोरीलाल गोस्वामी के बाद दूसरे जो उपन्यासकार हैं उनका नाम है गंगा प्रसाद गुप्त। गंगा प्रसाद गुप्त ने कई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। इनमें नूरजहाँ, जिसका प्रकाशन सन 1902 ईस्वी में हुआ, वीर पत्नी 1903 ईस्वी, कुमार सिंह सेनापति 1903 ईस्वी में और हमीर 1903 ईस्वी में प्रमुख उपन्यास हैं। आमतौर पर नूरजहाँ कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि इसके उपन्यासकार कौन है। ध्यान में रखिए, गंगा प्रसाद गुप्त। अगले उपन्यासकार के बारे में बातचीत करें तो उनका नाम है जयराम दास गुप्त, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं रहे हैं, फिर भी जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो एक बार परिचित हो सकते हैं कि जयराम दास गुप्त ने क्या उपन्यास लिखा और क्या क्या नाम रहा है। जयराम दास गुप्त ने काश्मीर पतन सन 1907 में लिखा, रंग में भंग 1907 में लिखा, और जब रंग में भंग आप देख रहे हैं तो इसी से मिलता जुलता मैथिली शरण गुप्त की भी एक रचना है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जयराम दास गुप्त ने का मौलिक रहा है ये शीर्षक या फिर मैथिली शरण गुप्त ने इसको आधार बनाया। फिलहाल हम ध्यान में रखते हैं कि रंग में भंग उपन्यास लिखा जयराम दास गुप्त ने। इसके अलावा उन्होंने माया रानी सन 1908 ईस्वी में लिखा, नवाबी पारिस्तान व वाजिद अली शाह। आप देख रहे हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी से कैसे ये एक तरीके से प्रभावित हैं और यहाँ पर शीर्षक उन्होंने दो लिया है, नवाबी पारिस्तान व वाजिद अली शाह, जिसका प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ, कलावती 1909 ईस्वी में और मलका चांद बीबी 1909 ईस्वी में आदि ऐतिहासिक परंपरा के उपन्यास लिखे हैं। आपने देखा कि जयराम गुप्त का जो स्वर्णिम काल रहा है इतिहास लिखने के दृष्टिकोण से या फिर ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के दृष्टिकोण से, तो 1909 ईस्वी रहा है। इसमें इन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं, खासतौर से 3 उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जो अगले इनके विषय वस्तु पर कि कश्मीर पतन में क्या इन्होंने लिखा। रणजीत सिंह द्वारा 1818 ईस्वी में कश्मीर पर विजय प्राप्त करने के बाद उसकी हीन अवस्था का चित्रण किया गया है, यानी कि कश्मीर पतन में रणजीत सिंह को केंद्र में रखा गया है। इसे अच्छे ऐतिहासिक उपन्यासों की कोटि में रखा जा सकता है या फिर रखा जाता है। अगले उपन्यास के बारे में बातचीत करें, नवाबी पारिस्तान वाजिद अली शाह। इसमें लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के महलों की रंगीनी, नवाब की विलासपूर्ण दिनचर्या, बेगमों की परस्पर ईर्ष्या, रहस्य गोपन के प्रयत्न में बांदियों एवं सेवकों की अकारण हत्या, बंदियों, ठीक है, रूपसियों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले छल प्रपंच आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। अब आपको ध्यान में रखना कि वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब माने जाते हैं और उनका जो जीवनचर्या था, जो उनका रहन सहन था, उसको आधार बनाकर जयराम दास ने एक उपन्यास लिखा, नवाबी पारिस्तान व वाजिद अली शाह। तो इस नाम से अगर उपन्यासकार का नाम पूछा जाए तो आप तुरंत बताइए कि जयराम दास गुप्त। किशोरीलाल गोस्वामी की भांति आपने भी ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में कल्पना से अधिक काम लिया। गुप्त जी के अन्य उपन्यास साधारण कोटि के हैं, कला की दृष्टि से इन उपन्यासों का विशेष महत्व नहीं है। अगले उपन्यासकार के बारे में बातचीत करते हैं जिसका नाम है मथुरा प्रसाद शर्मा। ये भी उतना चर्चित उपन्यासकार नहीं रहे, फिर भी बदलते हुए पैटर्न में कहीं से भी सवाल घुमाकर पूछा जा सकता है, जिसके कारण हमें पढ़ना पड़ेगा। मथुरा प्रसाद शर्मा का एक ही उपन्यास नूरजहाँ बेगम व जहांगीर प्रसिद्ध है। आपने इससे पहले देखा नूरजहाँ नाम से गंगा प्रसाद गुप्त ने एक उपन्यास लिखा था, यहाँ पर मथुरा प्रसाद शर्मा ने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है नूरजहाँ बेगम। दोनों में बस बेगम शब्द का अंतर है, तो ध्यान में रखिए कि कौन किसका उपन्यास है। नूरजहाँ बेगम व जहांगीर सन 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इकलौता इनका ये उपन्यास है।
इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें इतिहास अधिक और कल्पना कम है। वस्तुतः नूरजहां का जीवन स्वयं उपन्यास है। लेखक ने नूरजहां और जहांगीर के चिरपरिचित वृत्तांत को कथा क्रम में ढालकर उपस्थित किया है। अगले जो उपन्यासकार हैं उनका नाम है बलदेव प्रसाद मिश्र। बलदेव प्रसाद मिश्र ने अनारकली 1900 ईस्वी में, पृथ्वीराज चौहान 1902 ईस्वी में तथा पानीपत 1902 ईस्वी में लिखा। ये तीनों ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। नाम से भी आपको पता चल जा रहा होगा, अनारकली जो कि काफ़ी फेमस नाम रहा है, पृथ्वीराज चौहान ये भी फेमस, और पानीपत का युद्ध। तो 3 युद्ध हुए थे और उसमें पानीपत को ही आधार बनाकर सन 1902 ईस्वी में बलदेव प्रसाद मिश्र ने उपन्यास लिख दिया। आगे बात करते हैं, मिश्र जी ने मुगल काल के इतिहास से परे जाकर अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज के जीवन पर उपन्यास लिखा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरीके से फैक्ट्स हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, यह उनकी एक विशेषता मानी जाएगी। और मिश्र जी के उपन्यास प्रारंभिक युग की कृतियाँ हैं, अतः उनमें कलात्मक सौष्ठव का अभाव स्वाभाविक है। शुरुआत में ही इन्होंने लिखना शुरू किया, सन 1900 से देख रहे हैं कि ये लिखना शुरू कर दिए थे। थोड़ा सा इनका उपन्यास कमज़ोर पड़ जाता है। अगले उपन्यासकार के बारे में बातचीत करते हैं जिसका नाम है बाबू ब्रजनंदन सहाय। जब हम बातचीत कर रहे थे सामाजिक उपन्यासकारों के ऊपर तो उसमें भी ब्रजनंदन सहाय का नाम आया हुआ था। बाबू ब्रजनंदन सहाय ने लाल चीन नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। इससे पहले हमने सौंदर्योपासक नाम से उपन्यास के बारे में चर्चा किया था। यहाँ पर लाल चीन नाम का ऐतिहासिक उपन्यास लिखा बाबू ब्रजनंदन सहाय। इस उपन्यास में तुर्की गुलामों के सरदार तुगलचीन और दक्षिण के शासक गयासुद्दीन के संघर्ष की कहानी है। विषय वस्तु देखिए लालचीन की कि तुर्की गुलामों के सरदार तुगलचीन और दक्षिण के शासक गयासुद्दीन के संघर्ष की कहानी इसमें लिखी गई है। तुगलचीन को ही उपन्यासकार ने लालचीन बना दिया है। लेखक ने इसमें यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि परिस्थितियां मानव चरित्र में आमूलचूल परिवर्तन कर देती हैं। अगले उपन्यासकार के बारे में बात करें जिसको कि आप बहुत पहले ही हिंदी साहित्य इतिहासकार के रूप में जानते हैं, मिश्र बंधुओं के बारे में, जिन्होंने कि मिश्र बंधु विनोद लिखा। इसके अलावा हिंदी नवरत्न के बारे में, इनके महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर उनको उपन्यासकार के रूप में देखिए और ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में मिश्र बंधु फेमस रहे। मिश्र बंधुओं का जब मैं नाम ले रहा हूँ तो उसमें श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी का नाम अनायास आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। मिश्र बंधुओं ने वीरमणि नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा जिसमें कि नैमिषारण्य के नैमिषनाथ त्रिपाठी के पुत्र वीरमणि त्रिपाठी के माध्यम से कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का उल्लेख किया गया। तो खास एंगल से लिखने की कोशिश की गई है मिश्र बंधुओं द्वारा वीरमणि उपन्यास को, जो कि कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का इसमें उल्लेख किया गया है। इन लेखकों ने यानी कि गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी ने बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी मिश्र बंधुओं की। आजकल अगर कई भाइयों को मिलकर लिखना पड़ेगा तो मुझे कम उम्मीद है कि वो साहित्य या फिर जो भी ग्रंथ है वो कंप्लीट होगा। लेकिन इनमें क्या आपसी तारतम्यता थी कि इन्होंने मिश्र बंधु विनोद भी लिख दिया, इन्होंने हिंदी नवरत्न भी लिख दिया और वीरमणि उपन्यास भी लिख दिया। तो वर्तमान हिंदू समाज की समस्याओं की ओर संकेत किया गया वीरमणि में। उनका दृष्टिकोण सुधारवादी है, यानी कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की एक खास प्रवृत्ति रही है सुधारवाद और उपदेश परक। बात करते हैं प्रेमचंद पूर्व युग के ऐतिहासिक उपन्यासों के संदर्भ में यह जान लेना आवश्यक है कि ये सच्चे अर्थों में ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है। लेखकों की प्रवृत्ति इतिहास की ओर से हटकर प्रणय कथाओं, विलासपूर्ण लीलाओं, रहस्यमय प्रसंगों, कौतूहलवर्धक घटना चक्रों की कल्पना में लीन हो जाती है। वे कल्पना से अधिक कार्य लेते हैं, ऐतिहासिक छानबीन कम करते हैं। ये सब जो विचार है ये आपका रामचंद्र तिवारी जी का है। अतीत उनकी मुक्त कल्पना की उड़ान के लिए सुविधा प्रस्तुत करता है और वे इतिहास की चिंता छोड़कर पाठकों के चित्त का रंजन करने वाली काव्यधारा या कथाधारा में बह जाते हैं। इसलिए इस युग में उन उत्तम कोटि के ऐतिहासिक उपन्यास बहुत कम लिखे गए। यानी कि शुरुआती दौर में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर उपन्यास लिखने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें ऐतिहासिकता का अभाव रहा और कल्पना की प्रधानता रही। आगे चलकर जो हिंदी उपन्यास का विकास क्रम है जिस पर कि हम बातचीत करेंगे प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में, तो उसमें हम देखेंगे कि कितने प्रामाणिक तौर पर इतिहास पर आधारित उपन्यास लिखे गए हैं। तो इस लेक्चर में आज हमने कोशिश की कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए जितने भी प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी उपन्यास रहे उन पर चर्चा कर लिया जाए और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं उस पर हमने हाईलाइट किया। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।